एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे चैप्टर नंबर 1 के, तो उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हाँ जी सर, ये कह रही हो इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा है अभी भी? हाँ, क्योंकि उसी दिन मैं सेम डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये वाली वीडियो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। तो बिकॉज मेरे पास आगे आने में टाइम नहीं होएगा, क्योंकि मैं पहले ही रिकॉर्ड करके इन वीडियोस को रख रहा हूँ। बिकॉज आगे मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स रिलेटेड हैं, कुछ हैं, तो उनके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है। हाँ, टीचर्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, पता होगा आपको, 12th क्लास के अंदर हो तो यस। अच्छा, आपको दिख नहीं रही, पिक नहीं दिख रही बेसिकली, क्योंकि जो पहला पॉइंट है वो पिक से ही रिलेटेड है। अब दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं। अब दिख रहा है, हाँ जी अब दिख रहा है, बट साइड का बॉर्डर दिख रहा है ना, कोई बात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल क्या है? बेसिकली जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे थे गुड्स और सर्विसेज का हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो हमें मतलब एक वे चाहिए था। मतलब क्या हो रहा था, बेसिकली मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि लंदन से लेकर मुंबई तक, मैं इस इमेज को ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँ मैं। ठीक है ना? तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आप ये। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, विजिबल होएगा ये। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि क्या था, क्या हुआ था। सबसे पहले लंदन से हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम पूरा घूम के यूं जा रहे थे मुंबई के पास। अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा मार्कर मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ से कहाँ गया था। अब देखना, जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई है, पहले हम यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मुंबई तक। लंदन से मुंबई तक ये जा रहा था। 12,300 माइल्स का जो ये एरिया था हमारा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 18,000 किलोमीटर था, आई थिंक सो। हाँ जी, तो 19,800 किलोमीटर का ये एरिया था, जिसमें हम इसको अगर हम कैलकुलेट करें माइल्स के अंदर, तो वो 12,300 माइल्स बन जाता है। तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ से जा रहे थे, जैसा कि अब आपको मैंने दिखा दिया रेड पेन से। फिर से अब मैं ब्लैक पेन से आपको दिखा रहा हूँ, वो क्या है। वो अब हमारी एक स्यूज कैनाल बनाई थी। स्यूज कैनाल कहाँ से बनी थी? पानी के अंदर से हमारी जा रही थी। पानी के अंदर से अब हम मुंबई के पास जा रहे थे। अब इसको क्यों बनाया गया था? ताकि जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर सके। पहले हमारे 12,300 माइल्स होते थे, लेकिन अब हमारे 7,200 माइल्स हो रहे हैं, जिसको हम अगर किलोमीटर में कैलकुलेट करें तो वो 11,600 किलोमीटर बन। तो पहले घूम के जा रहा था, लेकिन जब इस कैनाल का इंट्रोडक्शन हुआ तो हमारा जो एक्सपोर्ट हो, मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट हो रहा था गुड्स का, लंदन से मुंबई जो हमारे गुड्स जा रहे थे, उनके लिए हमारा डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया था और इजीली हो गया था कि हम ट्रांसपोर्ट कर सके थे गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है ना? तो अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए, अभी भी नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा और को बड़ा करना पड़ेगा इसे। हाँ, ये लीजिए। ठीक है, अभी भी नहीं है ये। अब तो होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है करने में। ठीक है, तो स्यूज कैनाल जब ओपन कब हुआ था, ये याद रख लीजिए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस साल तो एमसीक्यू टाइप आना है पेपर, है ना? तो एमसीक्यू टाइप में क्या आ रहा है आपका कि ये आ सकता है कि इन विच ईयर देयर इज ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, या स्यूज कैनाल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, स्यूज कैनाल ओपन इन विच ईयर। तो 1869 में हुआ था, जिसने रिड्यूस किया था क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। जिसने ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे उसकी कोस्ट को कम कर दिया। बिकॉज कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब क्या है इसका कि ये जो कैनाल थी, इससे क्या होता था, डायरेक्ट हमारा बेसिकली डायरेक्ट रूट बन रहा था शिप्स के थ्रू इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, ना कि हम अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कहाँ से? जहाँ से ये जो रेड कलर की आपकी जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं ब्लैक पेन से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अलग लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैंने दो एरो बनाई है दोनों जगह पे, वो वाली ब्लैक की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो था हमारे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, जहाँ से हमें नहीं जाना पड़ रहा था। अब हमें कहाँ से जाना पड़ रहा था? डायरेक्ट रूट था हमारा। ठीक है,
एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के अंदर, जो कि एक मोनोपोली को प्रमोट करती है, जिसमें हम इंडिया फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। सेकेंड पॉइंट आता है डायरेक्शन। अब एक बात बताऊं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो सर ये क्या करा रहे हो, ये एनसीईआरटी पॉइंट्स है जो मैंने अब तक कराए नहीं है सर। आपके जो चैप्टर खत्म हो गया और ये आपने पॉइंट्स नहीं कराए हमें, क्यों नहीं कराए? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और मैंने वो आपको सिलेबस कराया है टीआर जैन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है टीआर जैन से, इसीलिए मैंने आपको टीआर जैन से कराया है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके टॉपिक्स, ठीक है ना। तो अब वापस चलते हैं अपने इस टॉपिक की। डायरेक्शन, मैं थोड़ा सा, एक मिनट रुकोगे। हाँ जी, चलिए। हाँ, वो मेरे थोड़े से स्क्रीन की दिक्कत कर रहा था, वही ठीक। तो डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट आया हमारे पास डायरेक्शन का। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, डायरेक्शन। 50% जो था हम ब्रिटेन की तरफ हमारा जो है गुड्स और एक्सपोर्ट हो रहे थे, और रिमेनिंग का जो 50% था वो हमारा चाइना से, चाइना का नाम मत लो, नहीं लेता चाइना का नाम, ठीक है ना। श्रीलंका और ईरान में हमारा हो रहा। हैंडीक्राफ्ट की जो थी वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी उसकी वैरायटी और क्वालिटी के लिए, जैसे कि हैंडमेड टेक्सटाइल है, डीके मुस्लिम ऑफ बंगाल को दी थी हमने। फॉरनर्स जो थे इनको यूज करते थे एज अ मलमल शाही और मलमई खास कर कपड़े से। अब मलमल खास और मलमल शाही का वो एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि फिट टू वियर होता है, ठीक है ना। मलमल शाही का दुपट्टा, एक गाना है ये, आपको मैं सुनाऊं? अभी सुनाऊं? अभी सुनते हैं, चलिए सुनाऊं, तो सुनो फिर। हाँ बस इतना, कॉपीराइट आ जाएगा वरना। तो लाल दुपट्टा मलमल का, ठीक है ना, ये गाना है, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिए आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिट टू वियर कपड़ा होता है ये बेसिकली, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आया हमारे पास, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पीछे वॉइस आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो से ऑफ कर, एक्चुअली फोन की नोटिफिकेशन है और वो मैं कर नहीं सकता, ठीक है ना। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी उसने रूट लिया था इंडिया के अंदर, लेकिन प्रोग्रेस जो थी उसकी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम थी प्रोग्रेस हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की, है ना। आगे चलें। सर इतने सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स फटाफट कवर हो जाएंगे। इंडिया जो था उसका कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी एस्टैब्लिश की गई थी, कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी? महाराष्ट्र गुजरात के अंदर हुई थी। ब्रिटिशर्स ने जूट मिल्स की एस्टैब्लिश की थी बंगाल के अंदर। आयरन एंड स्टील जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी जब हमारी 20th सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई थी। और जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने टिस्को, एग्जांपल क्या है, टिस्को जो कि इनकॉर्पोरेट थी कब? 1907 के अंदर। अदर इंडस्ट्रीज जैसे कि शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा ये एस्टेब्लिश हुई थी जब हमारा इंडिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया का कह सकते हैं वर्ल्ड का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद हमारी ये इंडस्ट्रीज जो थी वो बनी। कोई कैपिटल गुड्स नहीं थी इंडस्ट्री से, ताकि हम फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके। जीडीपी जो थी उसकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही कम थी। पब्लिक सेक्टर वाज ऑपरेशनल इन रेलवेज के अंदर था, पावर जनरेशन बनाए गए थे, पोर्ट्स और अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और कम्युनिकेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, आपको मेरे स्पेक्स पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, राइट? इसको मैं एक बार कम करता हूँ, अगर होता है तो। आ नहीं रहा मेरे पास ऑप्शन उसका। अब ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होएगा क्योंकि लैपटॉप है बेसिकली, स्क्रीन तो रिफ्लेक्ट होएगी ना। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इसको मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर कि यहाँ से क्या आ जाएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ईयर इज नोन एज ग्रेट डिवाइड ऑफ द ईयर। तो 1921, 1911 टू 1921 जो था वहां पे स्लो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी इकोनॉमी में। स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कंसिडरेबली डिग्री ऑफ रीजनल वेरिएशंस होता था।
क्या कि डिपेंडेंस था, हम वर्क फोर्स के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। जैसे कि पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चरल का डिक्लाइन हुआ था और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज आया था। मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे और बंगाल में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हुआ था और सेकेंडरी और टर्शरी में इंक्रीज आया था। उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चरल बढ़ गया था और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर था उसका डिक्लाइन हुआ था। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो था वो हमारा 1837 के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। याद रख लीजिए डेट, क्योंकि यहीं से मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू आपके बनेंगे इस चैप्टर की। कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था, जैसे कि दादा भाई नारोजी, विलियम डिजबाई, वी के आर वी राव, आर सी देसाई, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पर कैपिटा इनकम को किया था, क्या किया था, यू कैन से पर कैपिटा इनकम को इन्होंने किया था, एस्टिमेट किया था। फिर आया सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक मिनट को, एक पॉइंट जो है इसके नीचे हाइड हो रहा है, वो नेक्स्ट पेज पे आया हुआ है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। इम्पैक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर, चलिए इसी वीडियो में कवर कर लेंगे इम्पैक्ट को भी। बट चलो फिर पहले नाइन्थ टॉपिक ही कर लेते हैं कवर। तो नाइन्थ क्या है पॉइंट कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो था वो एक फॉर्म था फार्मिंग का जिसमें क्रॉप्स जो थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे ताकि हम प्रोड्यूस जो है प्रोवाइड कर सके बेसिक नीड ऑफ द फैमिली को। पार्टीशन हुआ था कंट्री का और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। इंडिया के पास सिर्फ 82% ऑफ पॉपुलेशन जो थी और 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया बचा था। रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे जैसे कि वेस्ट पंजाब, सिंध, ये कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान के अंदर जा चुके थे। दिस एग्रीवेटेड द फूड क्राइसिस ऑफ द इन द कंट्री। फूड क्राइसिस हो गया था इंडिया कंट्री के अंदर। फिर फेमाइंस आए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फेमाइन जो थे वो क्या होती है, वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी होती है फूड की, हंगर की, स्टारवेशन की, जो कि क्रॉप फेलियर की वजह से या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से और बहुत सारे रीजन होते हैं इनके फेलियर होने के, उनके थ्रू होती है। जब ब्रिटिश रूल था बहुत सारे इंडियंस जो थे वो कहाँ रह रहे थे, स्टारवेशन की प्रॉब्लम के अंदर रह रहे थे। और कब से कब तक था वो, 1760 टू 1943 तक था। इंडिया वॉज हिट बाय टेरिबल फेमाइंस ऑन रेगुलर बेसिस। इंडिया को है उसके पास क्या था, रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी ऐसी फेमाइंस आई थी। मोस्ट सिग्निफिकेंस जो था वो क्या था, ग्रेट फेमाइन आई थी बंगाल के अंदर जो कि 1969 टू 70 के अंदर आई थी, जो कि बहुत सारी लाइव्स को उन्होंने स्पॉइल कर दिया था। बेसिकली बहुत सारी डेथ हुई थी। मोर देन 85 मिलियन पीपल डाइड। आप देख सकते हैं 85 मिलियन पीपल्स की डेथ हुई थी इन रिपीटेड फेमाइंस की वजह से, इन रिपीटेड फेमाइंस की वजह से। there have been no famine related दैट सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर कोई भी फैमाइन अब तक नहीं आई है भगवान की कृपा से। लेकिन अगर आप देखिए तो अब कोरोना काल में बहुत सारी डेथ हुई हैं। कहा जा रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था जितनी उस टाइम हमारी डेथ हुई थी ना, उससे ज़्यादा डेथ हमारी इस कोरोना काल में हुई है इंडिया के, ठीक है ना। तो अभी के लिए इस वीडियो की इतना ही, क्योंकि 14 मिनट्स की ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। छोटा सा टॉपिक है, वही रहता है हमारा, तो उसको कवर कर लेंगे। वरना मैं इसी वीडियो में कर लेता बट मैं कर नहीं सकता बिकॉज एज यू नो वीडियो इज बहुत बड़ी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हम बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ।